इसे कहते हैं बाप क्रिकेट। इंडिया ने एक दफा फिर से न्यूजीलैंड को हरा दिया है। इंडिया ने सिर्फ न्यूजीलैंड को हराया ही नहीं है बल्कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुझे लग रहा है कि इंडिया न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज का बदला ले रहा है और वो बदला लेने में कामयाब भी हो चुके हैं। जब इंडिया ने दूसरे मैच में 15 ओवर्स में 210 रन चेस कर लिए थे तो मुझे लगा कि ये एक तुक्का होगा और कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन तीसरे मैच में भी उन्होंने 150 रन 10 ओवर्स में चेस कर लिए थे। अगर इंडिया की पहली बैटिंग होती तो वो 300 कंफर्म कर लेते, क्योंकि जिस तरह उनकी बैटिंग जा रही थी, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये 300 जरूर मार लेते अगर इनकी पहली बैटिंग होती तो। और ऐसा मैच जीतने के बाद इंडिया ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम आ रहे हैं और वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं। अगर हम तीसरे T20I की बात करें तो तीसरे T20I में पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग थी। पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने डेवन कॉनवे को आउट कर दिया था। मुझे लगता है कि डेवन कॉनवे सिर्फ इंडिया इसलिए गए हैं ताकि वहां घूम सके, क्योंकि ये 5th टाइम है कि हर्षित राणा उनको आउट कर रहे हैं। इसके बाद आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने भी रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया, जो न्यूजीलैंड की एक मैन विकेट थी और आजकल अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनको भी आउट कर दिया। पावर प्ले का जो आखिरी ओवर था वो जसप्रीत बुमराह को दे दिया गया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही पहली बॉल पर विकेट ले ली। जब पावर प्ले एंड हुआ तो न्यूजीलैंड का 36 रन पर 3 विकेट डाउन थे। अब सोचें, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर भी नहीं दिया गया और पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह से सिर्फ एक ही ओवर करवाया गया। अगर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह से 2 या 3 ओवर करवा देते तो न्यूजीलैंड का काम ही तमाम होना था। और जब इससे पहले मैच में इंडिया ने 210 रन चेस कर लिए थे तो न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर ने कहा था कि इंडिया के लिए 300 रन काफी होंगे, लेकिन यहाँ पर इनके पावर प्ले में ही 36 रन थे। तो आप किस इंटेंट से जा रहे थे? अगर आपको रन करने थे तो आपको चाहिए था कि आप 250 प्लस रन कर लेते, क्योंकि इससे पहले इंडिया 210 चेस कर चुका है, तो आपको चाहिए था कि उससे भी बड़ा स्कोर कर ले। लेकिन न्यूजीलैंड ने सिर्फ 150 रन ही बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से जो सबसे अच्छी बैटिंग की वो ग्लेन फिलिप्स ने की, लेकिन क्या ही अच्छी बैटिंग की थी। 40 बॉल्स पर 48 रन बनाए। इतने बॉल्स पर तो इंडिया का एक प्लेयर 120 रन बना लेता है। अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर्स डाले और उनमें 24 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। इसके साथ ही रवि बिश्नोई ने भी 4 ओवर्स में 18 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह ने भी 4 ओवर्स में 17 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। इसके साथ ही अगर हम कुलदीप यादव की बात करें तो उन्होंने 3 ओवर्स में 32 रन दिए। इससे पहले जो ओडीआई सीरीज था वो भी कुलदीप यादव का बहुत ही बुरा गया था। इसके साथ ही ये जो T20I सीरीज है ये भी कुलदीप यादव के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है, क्योंकि कुलदीप यादव ना यहाँ विकेट ले रहे हैं और ना ओडीआई सीरीज में विकेट ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक बैड साइन है, क्योंकि उनका मेन स्पिनर आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है। तो इस तरह इंडिया को 150 रन का टारगेट मिला। जब इंडिया चेस करने आया तो पहले ही बॉल पर संजू सैमसन आउट हो गए। मैट हेनरी ने उनको पहले ही बॉल पर आउट कर दिया। उसके बाद आए ईशान किशन ने भी 28 रन बनाए और काफी अच्छी बैटिंग की। लेकिन उसके बाद जो है सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा, उन्होंने क्या ही बैटिंग की, क्या ही बेहतरीन शॉट्स मारे। अभिषेक शर्मा ने 20 बॉल्स पर 68 रन बनाए। इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव ने 26 बॉल पर 57 रन बनाए और दोनों ने काफी बेहतरीन बैटिंग की। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने कई रिकॉर्ड बनाए। एक तो 14 बॉल्स पर उनकी 50 बनी, जो सेकंड फास्टेस्ट 50 है इंडिया के लिए। इससे पहले जो थे वो थे युवराज सिंह, जिन्होंने 12 बॉल्स पर 50 स्कोर की थी। लेकिन अब अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हो चुके हैं और जैसे अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो 10 बॉल्स पर भी 50 स्कोर कर सकता है। इसके साथ ही जब मैच खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अभिषेक शर्मा का बैट चेक कर रहे थे, ये कौन सा बैट है जिससे अभिषेक शर्मा इस तरह हिटिंग करते हैं। तो इसी तरह इंडिया ने ये 150 रन 10 ओवर्स में चेस कर लिए। अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो मैट हेनरी ने 2 ओवर्स में 28 रन दिए। इसके साथ ही इस सऊदी ने भी 2 ओवर्स में 28 रन दिए और इसके साथ जेकब डफी के आजकल T20I के नंबर 1 बॉलर हैं, उन्होंने 2 ओवर्स में 38 रन दिए। इंडिया के बैटर्स ने टारगेट किया था और उनको खूब कूटा। तो ये जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी ये काफी बेहतरीन थी। अगर हम इंडिया की लास्ट 50 मैचेस की बात करें उनमें से इंडिया ने सिर्फ 4 मैचेस ही हारे हैं। उनमें 5 ऐसे मैचेस हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला और बाकी के 41 मैचेस ऐसे हैं जो इंडिया जीत चुका है। और इंडिया जो 4 मैचेस हारा है वो भी डेड रबर मैचेस थे, जैसे कि 3 मैचेस की सीरीज वो 2-1 से जीत चुके हैं। लेकिन जब आखिरी मैच आया तो उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को बेंच किया और न्यू प्लेयर को चांस दिया, जिसकी वजह से वो कुछ मैच हारे हैं। लेकिन T20I में इंडिया का कंप्लीट डोमिनेंस है।
और मुझे लगता है कि आने वाले वर्ल्ड कप में वो बगैर किसी मैच हारे वर्ल्ड कप फाइनल जीत सकते हैं और ट्रॉफी अपने घर लेके आ सकते हैं। अगर हम इंडिया की ओडीआई और टेस्ट टीम की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद उनके जो दोनों टीम्स है ये कमजोर पड़ चुकी हैं। लेकिन जो T20I की टीम है मुझे नहीं लगता कि इंडिया की पहले कभी ऐसी टीम थी। नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक उनके पास हार्ड हिटर्स हैं, उनके बेहतरीन बैटिंग करते हैं। टॉप ऑर्डर नाकाम भी हो जाए तो मिडल ऑर्डर बेहतरीन है, अगर मिडल ऑर्डर नाकाम हो जाए तो लोअर ऑर्डर बेहतरीन है। जैसा कि आज के मैच में संजू सैमसन पहले ही बॉल पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद आए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। लेकिन जैसे ही ईशान किशन आउट हुए तो सूर्य कुमार यादव आ गए, उन्होंने भी बेहतरीन बैटिंग की। अब इस कॉम्बिनेशन में इंडिया के पास 8 से 9 नंबर तक बेहतरीन बैटिंग है और अब इसके बाद भी इंडिया के पास बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर हम बात करें तो इनके पास अभी भी श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, पंट है, इसके साथ ही मोहम्मद सिराज को भी टीम में नहीं लिया। तो बहुत अच्छे प्लेयर्स इनके पास है और एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि इंडिया एक दूसरी टीम भी बना सकता है और दोनों फाइनल भी खेल सकते हैं। तो ये थे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड T20I। तो क्या आप लोगों ने ये वाला T20I मैच देखा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।